शब्बीर ने गुजरावाला में एक 9 उम्र लड़की को देखा है जो अपने एक हम उम्र रिश्तेदार के इश्क में पागल हो रही थी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उम्मे हबीबा ने चाय की ट्रे रखी, फिर उसने एक प्याली अपनी माँ की तरफ बढ़ा दी और जब उसने दूसरी प्याली अपने कजन शुएब को दी तो वो शुक्रिया अदा करने के बजाय चाय को अजीब और गरीब नजरों से देखने लगा। अम्मा ये क्या, इतनी काली चाय? अच्छा काली है, ठीक है मत पियो, फेंक देती हूँ। अरे अरे ये क्या कर रही हो? शुएब मुस्कुराता हुआ बावर्ची खाने की तरफ गया तो उम्मे हबीबा भी बड़बड़ाती हुई उसके पीछे पहुंच गई। यार वैसे बहुत चालाक हो तुम, कहाँ चलता है तुम्हारा दिमाग? अच्छा तो भला फिर मैं और क्या करता? तुम्हारी अम्मा को चाहता देना ना कोई आसान काम नहीं था। ओफ, अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। तुम ये बताओ तुमने हमारी बात की कि नहीं? यार मैंने अम्मा से बात की थी लेकिन अम्मा कह रही थी अब्बा नहीं मानेगा। अच्छा तो फिर अब हम आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं, मेरी शादी किसी और से हो जाएगी और तुम सिर्फ मुंह देखते रह जाओ। अच्छा तो तुम किसी और से शादी कर लोगी है ना? हाँ अगर तुमसे अच्छा होगा तो। ठीक है फिर जिससे दिल चाहता है ना उससे जाके शादी कर लो मेरी बला से। अरे मेरे जज्बाती हीरो, तुम कहो ना अपनी अम्मा से कि मेरे अब्बा से बात करे। चलो ठीक है मैं बोलता हूँ। वैसे फिलहाल अभी एक बात कहूँ? हाँ पर कोई घटिया बात मत कहना। इस दौरान उम्मे हबीबा की माँ ने बेटी को आवाज दी तो वो बौखला गई। इतनी देर हो गई है, कहाँ रह गई हो? जरा धागा लेकर आओ। हाँ आ रही हूँ, तुम जल्दी से चाय पी के निकलो। उम्मे हबीबा किचन से निकलकर स्टोर में गई, धागा तलाश किया और माँ के पास पहुँच गई जहाँ शुएब पहले ही पहुँच चुका था। तो अभी तक अपने घर नहीं गए? जाओ चलो अपने घर जाओ। अम्मा देख रही हो ना इसकी हरकतें? अरे इसकी क्यों भगा रही हो? अम्मा दिमाग खाता रहता है मेरा। ठीक है फिर जा रहा हूँ मैं, मगर कल फिर आऊंगा और इस दफा मेरे लिए गर्मा गर्म पराठे बना के रखने हैं। तेरा ही पराठा बना दूंगी। जाओ वो रहा गेट, चलो निकलो। ठीक है भाई, अब तो ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। गुजरावाला के महल ने इस्लामाबाद अलीपुर का रिहायशी शुएब और उसकी कजन उम्मे हबीबा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, शादी करना चाहते थे, मगर उम्मे हबीबा का बाप राजी ना था। एक दिन उम्मे हबीबा ने शुएब को फोन किया तो उम्मे हबीबा काफी घबराई हुई थी। हेलो, सब खैरियत तो है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अब्बा मेरी मंगनी कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो इतनी परेशान क्यों? अरे वाह, मंगनी, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। शुएब के बच्चे तुम्हें हर वक्त मजाक सूझता रहता है। मैं ठीक कह रही हूँ यार, कुछ करो। अच्छा चलो मैं काम करता हूँ, जाकर मिठाई वाले को ऑर्डर दे आता हूँ। भाड़ में जाओ तुम, मैं क्यों अब्बा से झगड़ा करूँ? कर लूंगी जिससे अब्बा कहेंगे मंगनी करने को। अच्छा मेरी बात तो सुन लो। हेलो, खुदा हाफिज। उम्मे हबीबा ने गुस्से में कॉल काट दी। शुएब काफी देर तक सोचता रहा कि वो क्या करे। फिर उसने उम्मे हबीबा को फोन मिलाया तो फोन बंद हो चुका था। आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। शुएब अपने घर से निकला, मोटरसाइकिल उठाई और उम्मे हबीबा के घर पहुंच गया। उम्मे हबीबा की माँ आंगन में सिलाई कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। आओ बेटा आओ। अम्मा ये धूप में बैठी क्या कर रही हैं आप? उम्मे हबीबा के कपड़े सी रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। उम्मे हबीबा के अब्बू ने उसकी मंगनी तय कर दी है। अच्छा तो फिर मिठाई? मिठाई भी खिला दूंगी, बस ये दुआ करो कि सब कुछ साथ खैरियत से हो जाए। आप फिक्र मत करें, सब कुछ खैरियत से हो जाएगा। अच्छा ये बताएं वो चुड़ैल है कहाँ इस वक्त? अरे अपने कमरे में होगी, जाके देख लो। चले ठीक है, मैं उससे मिलके आता हूँ। शुएब उम्मे हबीबा के कमरे में पहुंचा तो वो तकिया मुंह पर रखे लेटी थी। अरे वाह, मंगनी की ऐसी ही भला क्या खुशी थी तुम्हें कि तुम तो अभी से ख्वाबों और ख्यालों में खो गई हो। शुएब की आवाज सुनकर उम्मे हबीबा उछल कर उठी और शुएब को तकिया दे मारा। शेफ तुम्हें पता चल गया ना, यही चाहते थे ना तुम? यार आई एम सॉरी, बुरा हुआ ये, मगर अब हम आगे कर भी क्या सकते हैं। इससे पहले कि घरवाली मेरी मंगनी करे, क्यों ना हम चल के कोर्ट में निकाह कर लेते हैं। बोलो है हिम्मत?
हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ दिनों के बाद उम्मे हबीबा की मंगनी कर दी गई थी, मगर उम्मे हबीबा और शोएब में खुफिया मुलाकातों और फोन पर बातचीत का सिलसिला जारी रहा। हबीबा तैयार बैठी थी कि कब शोएब उसको घर से निकलने का सिग्नल दे और कब वो उड़कर शोएब के पास पहुंच जाए। उधर शोएब अपने दोस्त और दूर के कजन तसद्दुक से मशवरा करने लगा था। अब तू ही बता यार तसद्दुक कि मैं आगे क्या करूं। पहले ये देख ले वो घर से निकल सकती भी है या नहीं। क्या बात कर रहे हो यार, अभी एक फोन करूंगा ना फौरन यहाँ आ जाएगी वो। मगर तू रखेगा कहाँ ले जाएगा। यार यही तो बहुत बड़ा मसला है कि मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगा। चल मुझे थोड़ा टाइम दे, कुछ करते हैं फिर। शोएब के कजन और दोस्त तसद्दुक ने मशवरा दिया था कि उम्मे हबीबा को बुलवा लिया जाए ताकि शोएब कोर्ट में उससे निकाह कर ले। तसद्दुक ने शोएब को यकीन दिलाया था कि वो रहने के लिए जगह भी फराहम करेगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि उम्मे हबीबा चुपके से अपने घर से निकली और गुजरांवाला जाने वाली बस में सवार हो गई। बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी और इस दौरान तसद्दुक और उम्मे हबीबा फोन पर राब्ते में थे। हेलो हेलो तसद्दुक, शोएब से बात करवाओ ना, उसका नंबर क्यों बंद है? उसकी बैटरी में थोड़ा मसला है, उसका फोन लग नहीं रहा। जब तुम गुजरांवाला पहुंच जाओगी तो वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं 1-1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगी। हाँ तुम आओ तो घबराओ मत। ओके। शब्बीर ने देखा कि जब बस लारी अड्डे पर रुकी तो उम्मे हबीबा बस से उतर आई। बस से उतरते ही उसने शोएब को कॉल मिला दी। हेलो शोएब, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ लारी अड्डे पर हूँ। कहाँ गायब हो तुम? तुम पहुंच गई हो? वेरी गुड। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, मुझे इमरजेंसी में लाहौर आना पड़ गया था। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। मैं अपने कज़न तसद्दुक को कॉल कर देता हूँ, वो तुम्हें आके वहाँ से रिसीव कर लेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। डर क्यों रही हो? वो रिश्तेदार है हमारा, तुमने बचपन में देखा होगा उसे। अच्छा मैं फ़ोन रखता हूँ, जब वो तुम्हें रिसीव करने आए तो तुम उसके साथ चली आना। असल में उसने हमारे रहने का सारा बंदोबस्त करके रखा हुआ है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है? और क्या, अपना ख्याल रखना। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अब मैं तो समझा था शोएब ने कोई आरी तिरछी लड़की पकड़ी होगी, लेकिन ये लड़की तो। खबरदार जो उस लड़की के बारे में गलत बात की तो वो हमारी रिश्तेदार है। रिश्तेदार है तो क्या हुआ, है तो लड़की ना, और वो भी खूबसूरत लड़की। हेलो शोएब, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ लारी अड्डे पर हूँ। कहाँ गायब हो तुम? तुम पहुँच गई हो? वेरी गुड। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, मुझे इमरजेंसी में लाहौर आना पड़ गया था। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। मैं अपने कज़न तसद्दुक को कॉल कर देता हूँ, वो तुम्हें आके वहाँ से रिसीव कर लेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। डर क्यों रही हो? वो रिश्तेदार है हमारा, तुमने बचपन में देखा होगा उसे। अच्छा मैं फ़ोन रखता हूँ, जब वो तुम्हें रिसीव करने आए तो तुम उसके साथ चली आना। असल में उसने हमारे रहने का सारा बंदोबस्त करके रखा हुआ है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है? और क्या, अपना ख्याल रखना। उम्मे हबीबा शदीद परेशानी के आलम में एक तरफ को होकर खड़ी हो गई। इस दौरान रक्शे वाले उससे जाने के लिए पूछते रहे, लेकिन वो सबको मना करती रही। थोड़ी देर में तसद्दुक की मोटरसाइकिल लारी अड्डे में दाखिल हुई। तसद्दुक ने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की, इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर उसे एक लड़की नजर आई और उसे यकीन हो गया कि यही उम्मे हबीबा थी। तसद्दुक आगे बढ़ा और उम्मे हबीबा के पास पहुंच गया। जी आप उम्मे हबीबा? हाँ, आप कौन? जी मैं तसद्दुक, शोएब का दोस्त हूँ। आपने बचपन में मुझे देखा होगा, मुझे शोएब ने भेजा है। आप मेरे साथ चलो, वो आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। आ जाइए। उम्मे हबीबा डरी सहमी अपने बैग समेत तसद्दुक की मोटरसाइकिल पर बैठ गई। तसद्दुक ने थोड़ी देर बाद एक घर के सामने मोटरसाइकिल रोक दी। दरवाजा खटखटाने पर खुल गया। तसद्दुक और उम्मे हबीबा अंदर दाखिल हो गए। अंदर तसद्दुक का दोस्त नवेद भी मौजूद था। आ जाए। ये शोएब का और मेरा दोस्त नवेद है। आप अंदर बैठिए, हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं। वैसे क्या खाओगी आप? नहीं, कुछ नहीं। शोएब कहाँ है?
मैं शोएब को फोन करता हूँ। नहीं छोड़ा, मैं खुद कर लूंगी। आप अंदर बैठ के आराम से बात करें, हम दोनों अभी आते हैं। चलो नवेद। नवेद और तसद्दुक कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में बैठ गए। अबे मैं तो समझा था शुएब ने कोई आरी तिरछी लड़की पकड़ी होगी, लेकिन ये लड़की तो खबरदार जो उस लड़की के बारे में गलत बात की तो वो हमारी रिश्तेदार है। रिश्तेदार है तो क्या हुआ, है तो लड़की ना। उस रोज मोहब्बत की मारी नादान घर से भागने वाली 16 सालों उम्मे हबीबा को शोएब के दोनों दोस्तों ने ज्यादती का निशाना बना दिया था। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। शब्बीर ने उस दिन देखा कि तसद्दुक और नवेद परेशानी के आलम में सर जोड़े बैठे थे। उनके चेहरे से वहशत टपक रही थी और वो आपस में कुछ सलाह मशवरे कर रहे थे। फिर शब्बीर ने देखा कि वो दोनों घर से बाहर निकले और घर के पीछे ही बहने वाले गंदे नाले का जायजा लेने लगे। नाले का जायजा लेने के बाद वो खामोशी से दोबारा घर में दाखिल हो गए। उस रोज बदकिस्मत उम्मे हबीबा की आबरू रेजी के बाद उसे खंजर के वार से शदीद जख्मी करके गंदे नाले में फेंक दिया गया था, जहां उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। पुलिस ने लाश बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। शब्बीर ने जब थाने में मुल्जिमान को देखा तो उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई थी। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਈ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਸੱਦਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਏ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਦੁਆਰੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਖੂਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ 11:30 ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਜਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਜੀ ਮਈਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਈ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਬਤੇ ਸ਼ਾਬਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾ ਮਿੱਠੂ ਇੰਨੇ ਨਿਆਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਕਿਸਲੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਲੀਪੁਰ ਚੌਂਕ ਆਈ, ਅਲੀਪੁਰ ਚੌਂਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਖਿਆਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੇ ਪੱਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਚਿਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, 5 ਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਡੇਰੇ 'ਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫੋਨ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇੰਝ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਸਾਨਾ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ये है उम्मे हबीबा का मेहनतकश बाप, जिसकी 16 साल नादान बेटी ने अपना फैसला खुद करने की कोशिश की थी। मैं तो मुझे कहने मनी सब्जी बेचने कम गई है, फिर दुआ करके आया ला के ले आया और ले आके जबरदस्ती की ने और मार दूसरी अपील करना चाहते हो गवर्नमेंट के? हूँ तो जो ठीक साफ करना चाहिए जो चलो ठीक है। पुलिस ने इस शर्मनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। तो हमें दवा मिली कि उधर डेड बॉडी ने पड़ी है नाला में, कूड़मंड एक नाला में पड़ी है। तो उधर जाकर हमने वो डेड बॉडी निकाली, तो उसकी जेब से एक फटी हुई खून की पर्ची मिली थी, उससे का हमने फिर पैसा लिया, तो वो तसद्दुक के नाम थी। फिर हमने उसका पता करवाया ये लड़की कहाँ की है, लड़का कहाँ का, वो भी अलीपुर चट्टे का था। तो उसका पता करवाते हुए फिर वो वाकई भी आ गया कि इसको तसद्दुक वगैरह ने उधर से बुलवाया था निकाह करने के लिए शोएब। तो उन्होंने इसके साथ ज्यादती करके इधर गंदे नाल में फेंक दिया था। पुलिस तफ्तीश जो है ना ये इसको हम ये गुनाहगार है, इनकी निशानदेही इन्होंने बताया कि फोन भी हमने शिकायत रखा हुआ है और इनका रिमांड हासिल किया है। इंशाल्लाह इनके वो आला कत्ल वो DNA भी करवाएंगे और इनका वो आला कत्ल भी बरामद करके इनसे चलान भिजवाएंगे और इनके। मैं इससे तेरे दिमाग का स्क्रू खोलूं क्या? 10 का पानी लेकर आ। ओए अबे यार चल ना, 5 मिनट में आ जाएंगे। पानी पूरी खा के चल आ जा। ओ पानी पूरी चल फोड़ यहाँ से।
तेरी कजन तो बहुत अच्छी है। हाँ तो तेरी शादी करवा दूं। शब्बीर ने सुहावा में दो नौजवान दोस्तों को देखा है जो ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही गुजारते थे, लेकिन एक दिन एक दोस्त अचानक कहीं गायब हो गया। कार मैकेनिक का आधा धड़ एक पुरानी सी कार के नीचे था और आधा धड़ बाहर निकला हुआ था। उसी के साथ ही वकास नामी एक लड़का एक मोटरसाइकिल का इंजन खोले उसकी मरम्मत कर रहा था। इस दौरान कार के नीचे मौजूद मैकेनिक ने वकास को आवाज लगाई तो वकास ने उस्ताद की तरफ पलट कर देखा। छोटे जी उस्ताद। अबे 10 का पाना लेकर आ, जल्दी जा। वकास ने टूल बॉक्स से पाना निकाला और जमीन पर उकड़ू बैठकर कार के नीचे मौजूद उस्ताद मैकेनिक को पाना देने के लिए हाथ बढ़ा दिया, जिस पर उस्ताद ने वकास को एक जबरदस्त डांट दिलाई। अबे इससे तेरे दिमाग का स्क्रू खोलूं क्या? 10 का पाना लेकर आ। जी उस्ताद लाए। वकास उस्ताद को पाना देकर खुद मोटरसाइकिल का इंजन ठीक करने लगा। थोड़ी देर में मैकेनिक कार के नीचे से बाहर निकला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की, उसकी आवाज का जायजा लिया और फिर कार का एक्सेलरेटर दबाकर कार को भगा कर ले गया। उस्ताद के जाने के बाद वकास दुकान के अंदर गया, जहां एक और शागिर्द मौजूद था जो टूल बॉक्स में से कुछ तलाश कर रहा था। अबे भाई तू गधे का गधा ही रहेगा। क्यों भाई, क्या हुआ? एक काम तो तुमसे होता नहीं है, उस्ताद बहुत नाराज है तुमसे। यार अब क्या करूं, सीख तो रहा हूं ना मैं तेरे सामने, तो देख खुद। बे मेरे भाई, राशिद की दोस्ती से ध्यान हटे तो कहीं और ध्यान लगे ना तेरा। और एक बात बता, कल तू कहाँ चला गया था काम हम छोड़ के राशिद के साथ? अबे भाई चुप हो जा, अब्बा वैसे ही मुझे मना करता है राशिद के साथ घूमने को, मरवाएगा तू मुझे। तू नहीं सुधरेगा भाई, चल ब्रेक मार यार। जैसे ही वकास ने काम शुरू किया, दुकान के सामने एक मोटरसाइकिल रुकी। ये राशिद था, वकास का दोस्त। ओए, चल रहा है क्या? नहीं यार आज नहीं, उस्ताद बहुत गुस्से में यार, आज नहीं जाऊंगा यार। अबे यार चलना, 5 मिनट में आ जाएंगे। पानी पूरी खा के चल आ जा। ओ पानी पूरी, चल भाई जा यहाँ से, खुद तो कुछ काम करता नहीं है, इसको भी नहीं करने देता। चल फुट यहाँ से। अबे यार तू संभाल लेगा ना, टेंशन क्यों ले रहे? आ जा। बे यार संभाल लिया। वकास उठकर राशिद की मोटरसाइकिल पर बैठ गया और दुकान में मौजूद सीनियर शागिर्द दोनों को घूरने लगा। वकास कबाब रिक्शा चलाता था। उसने अपने बेटे को काम सिखाने के लिए मैकेनिक की दुकान पर बिठा दिया था, जहां उसकी दोस्ती सामने वाली दुकान पर काम करने वाले राशिद से हो गई थी। दोस्ती की वजह यह थी कि दोनों को कबूतरों का शौक था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि वकास राशिद के साथ मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था। राशिद तेजी से मोटरसाइकिल चला रहा था। फिर वो एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में सन्नाटा था। राशिद ने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी कर दी और फिर वो दोनों जंगल की सैर करने लगे। उधर शब्बीर ने देखा कि वकास के बाप ने अपना रक्षा मैकेनिक की दुकान के सामने रोका तो उसे अपना बेटा नजर नहीं आया। छोटू, ये कहाँ है वकास? चाचा वो इधर ही गया है, उस्ताद ने काम से भेजा उसे। यार वो आ जाए तो उसको कहना कि शाम को जल्दी घर आ जाए, उसकी माँ की तबीयत खराब है। ठीक है चाचा। दूसरी तरफ शब्बीर ने देखा कि राशिद मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा था। अबे भाई जल्दी चल, उस्ताद आ गया होगा, मेरी कुट लगा देगा। चल। अबे डरपोक, डर क्यों रहे? घर चल मेरे, आज अम्मा ने बिरयानी बनाई है, दोनों मिलके खाएंगे। यार भूख तो बहुत लग रही है। चल खैर, उस्ताद क्या बोलेगा, बोल दूंगा अम्मी ने बुलाया था। चल चल फटाफट चल। और वो मान जाएगा। चल। अब वकास और राशिद का ये मामूल बन गया था कि वो मौका देखकर एक दूसरे के साथ घूमते फिरते थे। कभी कभी राशिद वकास को अपने गांव भी ले जाता था। शब्बीर ने देखा कि वकास एक दरख्त के नीचे पलंग पर बैठा हुआ था। राशिद अपनी मोटरसाइकिल ठीक कर रहा था कि इस दौरान एक 12-13 साल की लड़की ट्रे में खाना लेकर सामने आ गई। हाँ ये तख्त पे रख दो। अरे वकास, ये मेरे चचा की बेटी है, बड़ी काम चोर है। भाई ऐसा तो मत बोलो, तुम कौन सा काम करते हो, दिन भर घूमते तो रहते हो इसके साथ। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा चाची ने लस्सी नहीं बनाई? आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। अरे यार तेरी कजन तो बहुत अच्छी है। हाँ तो तेरी शादी करवा दूं। मेरा वो मतलब नहीं था यार। चल खाना खा ले।
एक दिन वकास और राशिद हस्बे मामूल दुकान से गायब थे कि इस दौरान वकास का बाप रिक्शा चलाता हुआ दुकान पर पहुंच गया। अबे ओ छोटू, कहाँ है वकास? चाचा वो बस काम से गया है, अभी आ जाएगा। कब तक आएगा? ये तो नहीं पता। वो आ जाए तो ये बंद को आप उसको दे देना, ठीक है? ठीक है चाचा। शाम का वक्त था। वकास का बाप दिन भर मेहनत मजदूरी के बाद अपना रक्षा बंद करके घर के अंदर गया तो उसने सबसे पहले अपनी बीवी से बेटे का मालूम किया। बेगम, वकास आया या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। अच्छा, हैरत है, अब तक तो आ जाता है। मैं फोन करता हूँ। वकास के बाप ने बेटे को फोन मिलाया तो फोन बंद था। आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी। अल्लाह खैर करे, फोन बंद है। अच्छा, मैं उसे दुकान पे देख के आता हूँ, शायद आज काम ज्यादा हो। वकास के बाप ने दोबारा रक्षा निकाला। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि एक सवारी ने उसे हाथ देकर रोकना चाहा, लेकिन वकास का बाप तेजी से आगे बढ़ गया। वकास को घर से गायब हुए 4 रोज गुजर चुके थे। वकास के बाप को यह भी पता चल गया कि अपने दोस्त राशिद के साथ मोटरसाइकिल पर कहीं गया था, लेकिन लौट कर नहीं आया। देखो, तुम दोनों के लिए ये आखिरी मौका है। अगर तुमने अपनी जबान नहीं खोली, मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। बेगम, वकास आया या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। अच्छा, हैरत है, अब तक तो आ जाता है। मैं फोन करता हूँ। वकास के बाप ने बेटे को फोन मिलाया तो फोन बंद था। आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी। अल्लाह खैर करे, फोन बंद है। अच्छा, मैं उसे दुकान पे देख के आता हूँ, शायद आज काम ज्यादा हो। वकास के बाप ने दोबारा रक्षा निकाला। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि एक सवारी ने उसे हाथ देकर रोकना चाहा, लेकिन वकास का बाप तेजी से आगे बढ़ गया। वकास के गायब होने के 4 दिन के बाद वकास की लाश खेतों से मिल गई थी, जिसके बाद पूरा का पूरा इलाका सरापा एहतजाज बन गया था। क्या वकास को उसके दोस्त राशिद ने कत्ल किया था? मगर क्यों? वकास की लाश खेतों में बेआसरा पड़ी थी। उसके जिस्म पर छुरियों के जख्म थे। उसकी गर्दन भी काटने की कोशिश की गई थी। वकास के अलमनाक कत्ल की खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई थी और लोग एहतजाज करने के लिए घरों से बाहर निकल आए थे। ये हैं वो मनाजिर। आवाम का एहतजाज देखकर पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लेने का फैसला किया। शब्बीर ने देखा कि पुलिस उस दुकान पर पहुंची हुई थी जहां वकास काम करता था। दुकान में वकास का साथी शागिर्द मैकेनिक एहतशाम भी मौजूद था। तेरा नाम एहतशाम है? जी सर। चलो, चल बैठ गाड़ी में। लेकिन सर मैंने किया क्या है? बैठ गाड़ी में, बैठा इसे। डाल इसे गाड़ी में। पुलिस ने एहतशाम को वैन में डाल लिया था और अब पुलिस मोबाइल का रुख वकास के दोस्त अरशद के गांव की तरफ था। गांव में दाखिल होते ही अचानक अरशद की मोटरसाइकिल पुलिस मोबाइल के सामने आ गई। पुलिस मोबाइल के सामने से गुजरकर जाने लगी तो पुलिस ने उसे रोक लिया। तेरा नाम अरशद है? जी। तो वकास का दोस्त है ना तू? हाँ तो चलो इसको डालो गाड़ी में। और मैंने क्या किया? पता चलेगा बाद में। डालो इसको गाड़ी में। मैंने पता क्या चल जाएगा किया? इसको क्या किया इसने। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वकास के दोस्त राशिद और साथी एहतशाम से 6 रोज तक पूछगछ करती रही, लेकिन उनसे कुछ उगलवा नहीं सकी। फिर एक दिन पुलिस ने एक अजीब फैसला किया। शब्बीर ने देखा कि तफ्तीशी ने अपने असिस्टेंट को बुलाकर हिदायत की, जिसके बाद अरशद और एहतशाम को हवालात से निकालकर पुलिस मोबाइल में बिठा दिया गया। दोनों मुल्जिमान वैन में बिठा दिए गए
तो तफ्तीशी भी वैन में सवार हो गया। थोड़ी देर में पुलिस मोबाइल उसी जंगल में पहुंच गई जहां वकास को कत्ल किया गया था। जंगल में पहुंचकर दोनों मुलजिमों को उतार लिया गया। देखो, तुम दोनों के लिए ये आखिरी मौका है। अगर तुमने अपनी जबान नहीं खोली, मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। नहीं साहब, मैं सच बताता हूँ, मैंने वकास को मारा है। वो मेरी कजन पे गलती नजरें मारता था, इस वजह से मैंने उसे जंगल में जाके कत्ल कर दिया। लेकिन मैं जज्बाती हो गया था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दे। मुल्जिम राशिद ने वकास के कत्ल का एतराफ कर लिया था और यह भी बताया था कि उसने अकेले ही दोस्त की लाश को जंगल से 10 किलोमीटर दूर लाकर खेतों में फेंक दी थी। कत्ल करने की वजह यह बताई थी कि मकतूल मुबैना तौर पर राशिद की चचाजाद बहन के साथ छेड़छाड़ किया करता था। पुलिस ने अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट जब वकास के घर वालों के सामने रखी तो उन्होंने उसे मानने से साफ इनकार कर दिया। मैं पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक उन्होंने एक ही बंदा जो है राशिद नाम का ये बंदा है, इसने कत्ल किया है। जिस जगह पर कत्ल हुआ है बेटा मेरा, वहाँ बंदा दिन को भी बहुत मुश्किल से अकेला जाता है। इतना की खौफनाक जगह है। मैं ये कैसे मान सकता हूँ कि रात को उसने वो खुद गया और मेरे बेटे को उठाकर उधर से जंगल से लेकर शाहजफीर रोड पर आकर उसने खुद अकेले ही फेंका। तो मेरी इल्तिजा यही है कि बाकी जो मुजरम है उसके साथ हो वो सामने लाया जाए। मेरे साथ किसी ने अभी तक कोई तावन नहीं किया है। अभी आया था वैद खालिद भी आए थे, राशिद भी और बाकी भी तमाम मतलब बंदे इधर आए थे। उन्होंने मुझे बोला था कि आपको इंसाफ मिलेगा। पुलिस वालों के साथ हम वहाँ पर गए हैं। जो जगह है जहाँ पर मुजरम ने कत्ल किया है वो जगह आप जाए देखें कि उधर अकेला आदमी दिन को भी डर लगता है उसको, और लाश के पास एक आदमी कैसे जा सकता है, कैसे उठा कर लेकर आ सकता है। वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर तक जो एरिया बनता है उसमें उसको लाश को उठा कर लेकर आया। वो बोरी में डालने का या ये जितने भी काम हुआ है ये एक आदमी का काम कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें इंसाफ चाहिए। हमारी पुलिस से भी अपील है कि और आदमी जो भी है मतलब उनको सामने लाया जाए, और एक आदमी का ये काम नहीं है अभी जंगल में कत्ल करना, उसके बाद 10 किलोमीटर दूर से लाश उठाकर लाना। एक आदमी के बस का रोग नहीं है। हम बार बार पुलिस के पास चक्कर काटते रहे हैं, अभी एक आदमी नहीं है, एक आदमी नहीं है, लेकिन पुलिस ने कहा अभी ये एक ही है। मुलजिम ने जो करार किया कि मैं अपने कजन की मतलब एक चाचा की बेटी थी बशारत की, और उसकी वजह से मतलब मैंने मारा, उसके साथ वो छेड़खानी करता था। लेकिन पुलिस इस मतलब बयान के ऊपर कोई उन्होंने ना कोई किसी लड़की का बयान लिया है और ना लड़की को शामिल तफ्तीश किया है, और मतलब ऐसी तरह मतलब अकेले को जेल में भेज दिया। हमें कहते हैं अभी जाओ मतलब ये अकेला मुजरम है, हम इसके ऊपर ही कार्रवाई करेंगे। एक 16-17 साल का लड़का अपने ही हम उम्र लड़के को छुरियां मार रहा था और वकास ने मज़ाहिमत तक नहीं की बल्कि अपनी गर्दन तक कटवा दी। ये बड़ी अजीब सी और ना समझ में आने वाली बात है। शब्बीर को मुल्जिम के इस मौक़िफ़ से भी इनकार है जिसमें उसने बताया था कि वकास का कत्ल उसने अकेले किया था। अगर ये मान भी लिया जाए कि वकास को उसके दोस्त ने अकेले ही कत्ल किया था, तब भी ये बात समझ से बालातर है कि एक अकेला लड़का 10 किलोमीटर दूर जाकर लाश को कैसे फेंक सकता है। एक सवाल और है कि जिस लड़की से मुबैना छेड़छाड़ की जा रही थी उसके बाप की गैरत तो नहीं जागी, अलबत्ता भतीजे की गैरत जाग उठी और उसने न सिर्फ अपने दोस्त को ठिकाने लगा दिया बल्कि उसकी लाश को भी दूर ले जाकर फेंक दिया। शब्बीर ने शुबा जाहिर किया है कि पुलिस इस केस में असल मुल्जिमान को छुपाने की कोशिश कर रही है। शब्बीर का मुतालबा है कि तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए ताकि खूने नाहक को इंसाफ मिल सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।
शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।